स्त्रियों की ये तीन इच्छाएं पूरी करने वाला पुरुष हो जाता है भिखारी। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वह बहुत ही शिक्षाप्रद व मोटिवेशनल होने वाला है। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे आखिर स्त्रियों की वो तीन इच्छाएं कौन सी होती हैं। अगर पुरुष उन्हें पूरी करता है तो वो राजा से भिखारी बन जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो दर्शक बंधु हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, यदि हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, किसी नगर में रामलाल नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, अर्थात उस सेठ के घर में परमात्मा का दिया हुआ वो सब कुछ मौजूद था जिसकी हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। और उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। प्रिय बंधुओं, और उस सेठ का बड़ा ही आज्ञाकारी एक 10 वर्ष का पुत्र भी था। इस प्रकार प्रिय दर्शक बंधुओं, उस सेठ के घर में सब कुछ बड़ा ही ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, उस सेठ के परिवार पर न्याय के देवता शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई। प्रिय दोस्तों, जब उस परिवार पर न्याय के देवता शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी तो उस रामलाल सेठ के घर की खुशियां ऐसे चली गईं जैसे कि हवा में रेत उड़ जाता है। भगवान शनिदेव की कुदृष्टि से रामलाल और उसकी पत्नी एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गए। जब दोनों ही पति पत्नी एक साथ बीमार पड़ गए तो रामलाल का पुत्र अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत ही चिंतित होने लगा, अर्थात घबराने लगा। लेकिन प्रिय बंधुओं, रामलाल का जो पुत्र था वो मात्र 10 वर्ष का ही था। वो बेचारा अपने माता पिता की इस बीमारी के बारे में चाह कर भी उनका इलाज नहीं करवा पाया। और इस तरह से बीमार पड़ने से सेठ और सेठ की पत्नी का एक दिन स्वर्गवास हो गया और उसके सिर से माता पिता का साया उठ गया। प्रिय बंधुओं, उस बच्चे के माता पिता के गुजरने के बाद वो नन्हा सा बालक बिल्कुल अनाथ हो गया। लेकिन उस छोटे से बालक की बेशक उम्र कम थी, लेकिन उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई भी कमी नहीं थी। उस नन्हे से बालक चंद्र प्रकाश ने बड़े ही धैर्य और दृढ़ता के साथ उस मुसीबत की घड़ी में उस कठिन परिस्थिति का डटकर सामना किया। और ऐसी मुसीबत में उस नन्हे से बच्चे चंद्र प्रकाश ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इस प्रकार से वो नन्हा सा बालक अपने माता पिता के धन के सहारे अपना जीवन यापन करने लगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि समय जो होता है वो बड़ा बलवान होता है और गहरे से गहरे घाव को एक न एक दिन अवश्य ही भर देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के पश्चात चंद्र प्रकाश नौजवान हो गया। और जब उसकी अवस्था 20 वर्ष की हुई तो एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं अपने माता पिता की इस संपत्ति का इसी प्रकार प्रयोग करके खर्च करता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब चंद्र प्रकाश के मन में ऐसे विचार आने लगे तो वो अपने मन में सोचने लगा कि क्यों ना इस धन की अब वृद्धि की जाए। और अपने मन में ऐसा विचार करके चंद्र प्रकाश ने एक योजना बनाई। उसकी योजना ये थी कि मैं इस बचे हुए धन से किसी दूसरे नगर में जाकर के कोई व्यापार शुरू करूंगा और उस व्यापार के द्वारा मुझे जो भी लाभ होगा अपनी इस गरीबी की हालत को सुधार कर पहले जैसे हालात बना लूंगा। और जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं किसी सुंदर कन्या के साथ अपना विवाह कर लूंगा और अपना बाकी शेष जीवन उसी कन्या के साथ व्यतीत करूंगा जिससे मेरा विवाह होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब ऐसे विचार उस चंद्र प्रकाश के मन में आने लगे तो अपने मन में सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए चंद्र प्रकाश अपने पास रखा हुआ सभी धन एक पोटली में बांध लेता है और उस धन की पोटली को लेकर के किसी दूसरे शहर में व्यापार करने के लिए चल देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से चंद्र प्रकाश को चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। जब दोपहर हो गई और जब सूर्य देव पूरी शक्ति से प्रकाश बिखेरने लगे
तो उन सूर्य देव की विकट गर्मी के कारण उसको चलने में बड़ी ही परेशानी महसूस होने लगी, अर्थात उसको गर्मी प्यास सताने लगी। तो चंद्र प्रकाश अपनी थकान मिटाने के लिए एक छायादार वृक्ष देखकर उसके नीचे आराम करने को बैठ जाता है। और वो चंद्र प्रकाश उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने मन में विचार करने लगता है कि क्यों ना मैं अब इस वृक्ष के नीचे लेट करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और आराम करने से मेरी थकान भी मिट जाएगी और थोड़ा आराम भी हो जाएगा, और तब तक थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी। इस प्रकार अपने मन में विचार करके उसने अपने धन की पोटली को अपने सिर के नीचे रख करके आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे लेट जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही चंद्र प्रकाश के शरीर को उस वृक्ष के नीचे ठंडी ठंडी हवा लगी तो ना जाने उसकी कब आंख लग गई। इस बात का चंद्र प्रकाश को स्वयं भी पता नहीं चला और वो गहरी निद्रा में सो गया। प्रिय दोस्तों, जब सोने के बाद उसकी आंख खुली और जब वो उठकर बैठा तो उसने अपने आप के लिए कुछ डाकुओं से घिरा पाया। तभी डाकुओं के सरदार ने चंद्र प्रकाश से कहा, जो कुछ भी तेरे पास है वो चुपचाप से हमारे हवाले कर दे। यदि तू हमारी बातों को नहीं मानेगा या तू हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो हम तुझे यहीं पर मारकर तेरी लीला ही समाप्त कर देंगे। प्रिय दोस्तों, जब उस चंद्र प्रकाश ने डाकुओं के सरदार की ऐसी बात सुनी तो उसकी बातों को सुनकर के चंद्र प्रकाश बहुत ही भयभीत हो गया और अपने मन में सोचने लगा, यदि इन डाकुओं ने मुझे मार दिया तो मेरी सारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपना सारा धन इन डाकुओं को दे देता हूँ और इस धन को देकर के अपनी जान की रक्षा कर लेता हूँ, क्योंकि यदि मैं जीवित रहा तो धन तो और भी कमा सकता हूँ। प्रिय दोस्तों, ऐसा अपने मन में विचार करके उसके पास जो भी धन था उसने वो सारा धन उन डाकुओं को दे दिया और वे डाकू उसका सारा धन लेकर वहां से चले गए। परंतु प्रिय दोस्तों, डाकू तो चले गए थे, लेकिन वे डाकू जाते जाते उस चंद्र प्रकाश के लिए कंगाल बना गए थे। प्रिय बंधु, ये घटना घटते घटते चंद्र प्रकाश के लिए उस जंगल में संध्या हो गई और धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। और जब प्रिय दोस्तों सूर्य अस्त हो गया तो उस बियाबान जंगल में घनघोर अंधेरा छा गया। चंद्र प्रकाश के मन में आगे बढ़ने का तो विचार आया, लेकिन वो ये सब सोचकर रुक गया कि शाम के समय में तो हिंसक जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में जंगल से निकलते हैं। यदि रात्रि में मैं इस जंगल में आगे बढ़ा तो कोई जंगली जानवर मुझे मार के खा लेगा, अर्थात यदि मैं थोड़ा भी आगे बढ़ा तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि मैं आज शाम के लिए इसी जंगल में इसी वृक्ष पर चढ़कर अपनी पूरी रात गुजार लूं और फिर प्रातः काल होते ही यहाँ से शहर की ओर चला जाऊंगा। प्रिय दर्शक बंधु, इस प्रकार अपने मन में विचार करके वो लड़का उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और उस घने वृक्ष की मोटी सी डाल पर जाकर बैठ जाता है और उस घने वृक्ष की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही अर्धरात्रि हुई तभी उसी वृक्ष के नीचे आकर के 4 प्रेत बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही उस चंद्र प्रकाश ने उस वृक्ष के नीचे 4 प्रेतों को देखा तो उन प्रेतों को देख करके वो लड़का अत्यंत भयभीत होने लगता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखते हुए अपनी हिम्मत को एकत्रित करता है और संयम से काम लेता है और बड़े ही ध्यान से उन प्रेतों की बातों को सुनने लगता है। प्रिय बंधु, उनमें से एक प्रेत कह रहा था कि हे मित्रों, सूरजगढ़ के राजा सूरजभान की पुत्री राजकुमारी चंद्रकला बहुत ही सुंदर और गुणवान है, लेकिन अभी तक उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हुई है। लेकिन उसका निर्दयी पिता अपनी उस 16 वर्ष की पुत्री की शादी अपने पड़ोस के राजा से, जिसकी आयु अभी 50 वर्ष की है, उसके साथ करने जा रहा है। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तभी पहले प्रेत की बात सुनकर के दूसरा प्रेत कहने लगा कि हे भाई, है तो ये बहुत ही गलत बात, पर इससे भी अधिक गलत बात ये है कि जो राजकुमारी चंद्रकला है उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह करना नहीं चाहती, और उस राजकुमारी चंद्रकला ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि या तो उसका पिता उसकी शादी और कहीं कर देगा, यदि जबरदस्ती उस बूढ़े राजा से उसकी शादी कराई गई तो राजकुमारी चंद्रकला विष ग्रहण करके अपने प्राण दे देगी। इसलिए प्रिय दोस्तों, मुझे उस राजकुमारी चंद्रकला पर बड़ा ही तरस आ रहा है। दूसरे प्रेत की बात सुनकर के तीसरा प्रेत कहने लगा कि हे बंधुओं, यदि ऐसी बात है तो हमें राजकुमारी चंद्रकला की
निश्चित ही मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव की योनि में थे तो हमने अनेकों तरह के बहुत ही गलत कार्य किए और हमें उन्हीं बुरे कर्मों के कारण ये प्रेत योनि प्राप्त हुई और इसी प्रेत योनि के कारण हमें अनेकों प्रकार के ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। परंतु प्रिय दर्शक बंधुओं, हम सभी के लिए चाहिए कि इस योनि में आने के बाद तो हम कुछ अच्छे कार्य कर लें, जिससे हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप समाप्त हो जाएं और हमें दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो सके। तभी तीसरे प्रेत की बात सुनकर के चौथा प्रेत कहने लगा कि हे भाई, तुम कहते तो बिल्कुल ठीक रहे हो, परंतु हम राजकुमारी चंद्रकला को बचाएंगे कैसे, उसकी मदद करेंगे कैसे? अर्थात हम उसकी मदद करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना मानव शरीर के उस बेचारी राजकुमारी की सहायता बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तभी चौथे प्रेत की बात सुनकर के पहला प्रेत कहने लगा कि हाँ भाई, तुम ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें इतने बियाबान जंगल में कोई मनुष्य भला यहाँ कहाँ मिलेगा, और यदि हमें मनुष्य मिल भी गया तो भला वो हमारी सहायता क्यों करेगा? अब तो प्रिय दोस्तों, केवल परमात्मा ही हमारी सहायता कर दे और किसी मनुष्य को यहाँ पर भेज दे और फिर वो मनुष्य हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, तो हम अवश्य ही राजकुमारी चंद्रकला की सहायता कर सकते हैं और उसको अनचाहे विवाह से बचा सकते हैं और फिर उसके पास पहुंच करके हम चारों उसके प्राण बचा करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उन चारों प्रेतों की बातें उस वृक्ष पर बैठे हुए चंद्र प्रकाश ने सुनी तो उस सेठ के बेटे का दिल उन करुणा भरी बातों से पिघल गया और राजकुमारी की बात सुनकर के उसके दिल में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। तभी उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर की और अपने मन में विचार करने लगा, मैं राजकुमारी की अवश्य ही सहायता करूंगा। उसी समय वृक्ष पर बैठा चंद्र प्रकाश उस वृक्ष से नीचे कूद जाता है और नीचे आकर के उन चारों प्रेतों से कहने लगा कि हे प्रेत बंधुओं, मैंने तुम चारों प्रेतों की बातों को इस वृक्ष पर बैठे बैठे बड़े ही ध्यान से सुन लिया है, इसलिए मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम चारों प्रेतों के अंदर प्रेत योनि मिलने के बाद भी अभी भी इंसानियत जिंदा है और तुम प्रेत योनि में आकर के भी राजकुमारी चंद्रकला की सहायता करना चाहते हो। इसलिए हे प्रेत बंधुओं, अभी तुम कह रहे थे कि यदि कोई मनुष्य हमारी सहायता करे तो हम चारों उस राजकुमारी चंद्रकला की सहायता कर सकते हैं। तो तुम मुझे बताइए कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ और उस राजकुमारी के प्राण कैसे बचा सकते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब उन चारों प्रेतों ने उस नौजवान की बात सुनी तो उसकी बात सुनकर के एक प्रेत कहने लगा कि हे मित्र, यदि तुम हमारा साथ देना चाहते हो और उस राजकुमारी के लिए तुम बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हमारी वो बात ये है, अर्थात वो शर्त ये है, तुम हम चारों के बारे में किसी को भी भूल कर नहीं बताओगे। यदि जाने अनजाने में तुमने हमारे बारे में भूल से भी किसी को बता दिया तो उसी क्षण तुरंत ही राजकुमारी चंद्रकला की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है तो तुम हमें बताओ। तब उन चारों प्रेतों की बातों को सुनकर के चंद्र प्रकाश कहने लगा कि हे प्रेत बंधुओं, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है और मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूँ कि तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। प्रिय दोस्तों, जब उन चारों प्रेतों ने चंद्र प्रकाश की ये बात सुनी तो वे चारों प्रेत चंद्र प्रकाश को साथ लेकर राजकुमारी चंद्रकला की मदद करने के लिए तैयार हो गए और उन चारों प्रेतों ने चंद्र प्रकाश को ना जाने कहां से लाकर राजकुमारों की तरह सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद में उन चारों प्रेतों ने अपनी शक्तियों से 5 घोड़े प्रकट किए और उन 5 घोड़ों में से एक घोड़े पर तो चंद्र प्रकाश को बिठा दिया और बचे हुए चारों घोड़ों पर एक एक प्रेत बैठ गया और फिर वे पांचों लोग उन 5 घोड़ों पर बैठ करके राजकुमारी चंद्रकला के राज्य की ओर बढ़ने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वे चारों प्रेत और चंद्र प्रकाश राजकुमारी चंद्रकला के महल के समीप पहुंचे तो वे महल के बाहर ही खड़े हो गए और वो राजकुमार बना हुआ चंद्र प्रकाश जैसे ही घोड़े से नीचे उतरा वैसे ही उन चारों प्रेतों ने उसको पकड़कर राजकुमारी चंद्रकला के महलों में पहुंचा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमारी चंद्रकला उस समय अपने शयन कक्ष में अकेली बैठी हुई चिंता में पड़ी हुई सुबह होने का इंतजार कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी, यदि मेरे पिताजी
मेरी शादी उस बूढ़े राजा के साथ कर देंगे तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। प्रिय दोस्तों, इधर जब चंद्र प्रकाश जैसे ही उस राजकुमारी के समक्ष पहुंचा तो राजकुमार के वस्त्र पहने चंद्र प्रकाश को देख करके वो राजकुमारी कहने लगी कि हे नौजवान राजकुमार, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुमने मेरे शयन कक्ष में किस प्रकार प्रवेश कर लिया। राजकुमारी की ये बात सुनकर के वो चंद्र प्रकाश कहने लगा कि हे राजकुमारी, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं यहाँ से तुम्हें ले जाने को आया हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारा निर्दयी वो दुष्ट पिता तुम्हारा विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना चाहता है और इसी कारण से तुम उदास बैठी हुई अपने प्राण देने के बारे में सोच रही हो। इसलिए हे राजकुमारी, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन प्रिय बंधुओं, चंद्र प्रकाश जो था वो पहले से ही अत्यंत सुंदर था और देखने में गबरू जबान लगता था और ऊपर से उसके लिए उन चारों प्रेतों ने जो राजसी वस्त्र पहनाए थे उनमें वो और भी खूबसूरत लग रहा था। उन राजसी वस्त्रों में वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह प्रतीत हो रहा था। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही राजकुमारी चंद्रकला ने जी भर के उस चंद्र प्रकाश की ओर देखा तो वो उस पर मंत्रमुग्ध हो गई और उसकी मनमोहक छवि उसकी आंखों में बस गई और चंद्र प्रकाश के निवेदन करने पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। प्रिय दोस्तों, इसके बाद में चंद्र प्रकाश ने राजकुमारी चंद्रकला के लिए अपने घोड़े पर बिठाया और आकाश मार्ग से होते हुए राजकुमारी चंद्रकला को लेकर के वहां से चलने लगे और उसके पीछे पीछे वे चारों प्रेत भी आने लगे। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही चंद्र प्रकाश उस राजकुमारी चंद्रकला को लेकर के उसी वृक्ष के पास पहुंच गया जहां पर वो उन प्रेतों से मिला था, उसके पीछे पीछे वे चारों प्रेत भी उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए। लेकिन प्रिय मित्रों, वे चारों प्रेत चंद्रमोहन को तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी चंद्रकला उन चारों प्रेतों को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। तभी उन चारों प्रेतों ने चंद्र प्रकाश से कहा, हे मित्र, अब तुम इस राजकुमारी चंद्रकला को लेकर के अपने नगर के लिए लौट जाओ और इस राजकुमारी के साथ विधि विधान से विवाह करके सुख चैन से अपना दाम्पत्य जीवन बिताओ और इसके पश्चात यदि तुम्हें किसी वस्तु या किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो हमें इसी वृक्ष के नीचे आकर के तुम हमें याद कर लेना। हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे। और हे मानव, तुम हमारी उस बात का विशेष ध्यान रखना जो कि हमने तुमको राजकुमारी को लेने जाने से पहले बताई थी कि हमारे बारे में किसी को भी कुछ मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। इतना कहने के बाद प्रिय बंधुओं, वो चारों प्रेत वहां से अदृश्य हो गए। जब वे चारों प्रेत वहां से अदृश्य हो गए तो इधर चंद्र प्रकाश राजकुमारी चंद्रकला को लेकर के अपने नगर को वापस लौटने लगा। जब वो राजकुमारी चंद्रकला चंद्र प्रकाश के घर पर पहुंचती है तो उसे ये सब देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह जिसे राजकुमार समझ रही थी वो कोई राजकुमार नहीं, किसी महल का राजा नहीं है, बल्कि एक साधारण सा व्यक्ति है। वो जिसके साथ आई है वो तो अत्यंत गरीब है और उसका जो घर है वो टूटा फूटा और कच्चा है। लेकिन प्रिय दोस्तों, अब वो राजकुमारी चंद्रकला कर भी क्या सकती थी। यदि वापस लौटकर अपने पिता के यहाँ जाती है तो उसका पिता उस बूढ़े राजा से उसका विवाह करा देगा। इससे तो अच्छा यही था कि वो गरीब ही तो है, घर ही तो टूटा फूटा है, लेकिन वो जिसके साथ आई है वो तो नौजवान है, देखने में सुंदर भी है, कम से कम उसके सहारे उसका जीवन तो कट जाएगा। यही सब अपने मन में सोचकर वो राजकुमारी चंद्रकला शांत हो जाती है और धैर्य से काम लेती है। और इसके बाद प्रिय दोस्तों, वो राजकुमारी चंद्रकला चंद्र प्रकाश से विवाह कर लेती है और विवाह करने के बाद चंद्र प्रकाश के घर पर बड़े ही प्रेम व हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। जब उस राजकुमारी चंद्रकला को रहते रहते काफी समय हो जाता है तो एक दिन राजकुमारी चंद्रकला अपने मन में सोचने लगी कि कहाँ मैं राजसी ठाट बाट में पली बड़ी हुई और अपने सुंदर महलों में रहती थी और अब मैं कहाँ इस चंद्र प्रकाश की बातों में आकर के इस गरीब के टूटे फूटे घर में आ गई। प्रिय दोस्तों, जब उस सेठ के पुत्र चंद्र प्रकाश ने राजकुमारी चंद्रकला को परेशान देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वो समझ गया कि ये राजकुमारी क्यों परेशान है। प्रिय दोस्तों, अब उस चंद्र प्रकाश के लिए उन चारों प्रेतों की बातें याद आने लगी कि चलते समय उन्होंने एक बात कही थी
कि किसी भी चीज की यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो हमें इसी वृक्ष के नीचे आकर के याद कर लेना। प्रिय दोस्तों, उसी रात्रि में राजकुमारी चंद्रकला को अकेला सोता हुआ छोड़ करके वो सेठ का पुत्र चंद्र प्रकाश उसी जंगल की ओर चल दिया जहाँ पर वे उसको चारों प्रेत मिले थे, और चलते चलते उसी वृक्ष के नीचे पहुंच जाता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर के चंद्र प्रकाश ने उन चारों प्रेतों का स्मरण किया, वैसे ही वे चारों प्रेत उसके पास प्रकट हो गए और चंद्र मोहन से पूछने लगे कि क्या बात है मित्र, तुमने हमें कैसे याद किया, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी है क्या? तभी प्रेतों के मुख से ऐसी बात सुनकर के चंद्र प्रकाश कहने लगा कि हे प्रेत बंधुओं, मैंने आपके कहने से जिस राजकुमारी से विवाह किया था वो राजकुमारी मेरे घर की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत ही बेचैन है और दुखी है। इसलिए हे प्रेत बंधुओं, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपा करके मेरे घर को सुंदर महलों में तब्दील कर दो और जो कुछ भी राजमहलों में होता है वो सारी सुख सुविधाएं उसमें प्रकट कर दो। तभी उन प्रेतों ने कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए तुम परेशान हो? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सब अभी हम कर देते हैं। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर के लिए जाओ, हम अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हारे घर को महलों में परिवर्तित कर देंगे। प्रिय बंधु, इतना कहने के बाद वे चारों प्रेत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन प्रेतों के अंतर्ध्यान होने के बाद वो चंद्र प्रकाश भी अपने घर की ओर चलने लगता है, और जैसे ही चंद्र प्रकाश अपने घर से कुछ दूरी पर पहुंचा तो उसे ये देख करके अत्यधिक खुशी हुई कि उसकी टूटी फूटी वो झोपड़ी सुंदर महलों में परिवर्तित हो गई है। प्रिय दर्शक बंधु, इधर जैसे ही राजकुमारी चंद्रकला की निद्रा खुलती है और जब उसने अपने आप के लिए सुंदर राजमहलों में पाया तो वह अपने पति चंद्र प्रकाश से पूछने लगती है कि हे स्वामी, आखिर तुमने रात ही रात में इस टूटी हुई झोपड़ी के लिए एक सुंदर महल में कैसे बदल दिया? तभी अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो चंद्र प्रकाश कहने लगा कि हे प्रिय, ये कुछ राज की बातें हैं, इन्हें तुम राज ही रहने दो, क्योंकि मैं इन बातों के लिए तुम्हें बता नहीं सकता। क्योंकि प्रिय दोस्तों, चंद्र प्रकाश से उन प्रेतों ने ये बात पहले ही कह दी थी कि यदि तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए प्रिय दोस्तों, वो चंद्र प्रकाश राजकुमारी चंद्रकला के लिए कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था और बात को बदल करके राजकुमारी चंद्रकला के पास से कहीं दूर चला जाता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, राजकुमारी चंद्रकला के मन में ये बात घर कर गई कि आखिर रात ही रात में मेरे पति ने इस झोपड़ी को महल में कैसे परिवर्तित कर दिया। इधर प्रिय बंधुओं, जैसे ही शाम को चंद्र प्रकाश अपने महलों में आता है तो राजकुमारी चंद्रकला बड़े ही प्रेम से उसको सुंदर आसन पर बिठाती है और पंखा से हवा करने लगती है और बड़े ही प्यार से चंद्र प्रकाश से पूछती है कि हे स्वामी, अब तो बता दीजिए कि आपने इस टूटी फूटी झोपड़ी को एक सुंदर महल में कैसे परिवर्तित कर दिया। लेकिन प्रिय दोस्तों, इधर उधर की बात करके चंद्र प्रकाश फिर से राजकुमारी को टाल देता है और उससे कहता है कि मुझे भोजन ले आओ, बड़ी जोरों से भूख लगी है। तभी प्रिय दोस्तों, राजकुमारी चंद्रकला सुंदर से भोजन लेकर आती है और अपने पति देव को प्रेम सहित जिमाती है। और जैसे ही चंद्र प्रकाश भोजन करके फारिग होता है तो उसकी पत्नी उससे फिर पूछने लगती है कि स्वामी, ये बात तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी कि हमारी झोपड़ी को आपने कैसे महल बना दिया। और बार बार पूछने के बावजूद भी जब चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी को वो राज नहीं बताता है तो वो क्रोध में आकर के अपने सारे आभूषणों को उतार करके और अपने बालों को बिखेर कर कोप भवन में जाकर लेट जाती है। तभी पीछे पीछे जाकर चंद्र प्रकाश उसको मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन प्रिय बंधु, वो राजकुमारी नहीं मानती है। उसे इस बात के बारे में क्या मालूम कि चंद्र प्रकाश मेरे हित के लिए ही ये बात नहीं बता रहा है। जब बार बार समझाने पर राजकुमारी चंद्रकला चंद्र प्रकाश की बात को नहीं सुनती है और क्रोध में आकर उससे कहने लगती है कि हे पिया जी, या तो तुम मुझे ये राज बता दो, अन्यथा सुबह तक तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। प्रिय दोस्तों, जब चंद्र प्रकाश राजकुमारी के मुख से ये बात सुनता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है कि यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो भी ये मर जाएगी और बताऊंगा तो भी मर जाएगी, तो इसलिए बताने में ही भलाई है ताकि इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्रिय दोस्तों कहते हैं, बाल हट, त्रिया हट और राज हट,
ये तीनों बहुत ही बुरी बलाएं हैं। बालक रूठ जाए कि मुझे हाथी चाहिए, तो चाहे उसे मिट्टी का ही बनाकर क्यों ना दो, देना ही पड़ेगा। स्त्री रूठ जाए कि मुझे सोने का हार चाहिए, यदि रानी रूठ जाए कि मुझे सोने का हार चाहिए, तो चाहे तुम उस हार के लिए स्वयं को बेचकर ही क्यों न लाओ, लाकर देना ही होगा। और यदि राजा रूठ जाए कि फांसी दिलवानी है, तो तुम्हें फांसी दिलवा देगा, चाहे वो किसी भी तरह से क्यों ना दिलवाए। तो इसलिए प्रिय दोस्तों, ये तीनों हटें बहुत ही खतरनाक होती हैं। जब राजकुमारी चंद्रकला ने चंद्र प्रकाश के बार बार समझाने पर उसकी एक भी बात नहीं मानी, तो हार खाकर चंद्र प्रकाश ने वो प्रेतों वाली बात उसको बता दी। प्रिय दोस्तों, जैसे ही चंद्र प्रकाश ने राजकुमारी चंद्रकला के लिए उन प्रेतों वाली बात बताई, उसी क्षण राजकुमारी चंद्रकला की मृत्यु हो गई और उन प्रेतों ने चंद्र प्रकाश का झोपड़ी की जगह जो महल बनाया था, वो भी उसी क्षण टूटी फूटी झोपड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार उस सेठ का पुत्र चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी के हट के आगे विवश होकर के फिर से पहले की तरह कंगाल हो गया। प्रिय दोस्तों, ये तो थी कहानी, और अब हम तुम्हें बताते हैं कि स्त्री की वो 3 इच्छाएं कौन सी हैं जिन्हें हमें कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्रियों की ये 3 इच्छाएं पूरी करता है, वो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के लिए अपने घर में आमंत्रित करता है और अपने घर का अपने ही हाथों विनाश कर लेता है, और आखिर में उसे जीवन भर गरीबी ही झेलनी पड़ती है और हमेशा अपने जीवन भर गरीबी भोगता रहता है। प्रिय दोस्तों, नंबर 1, यदि कोई स्त्री ऐसी इच्छा करे जिससे उसके पति के मान सम्मान को ठेस पहुंचे या किसी परिवार के सदस्य को उसकी इच्छा के आगे नीचा देखना पड़े, तो पुरुष को चाहिए कि स्त्री की ऐसी इच्छा कभी भी पूरी ना करे। प्रिय दोस्तों, नंबर 2, पत्नी की जिस इच्छा से अर्थात जिस हट से पति की जान जाने का खतरा हो या फिर उसकी इस इच्छा के कारण पति पर कोई मुसीबत आ जाए, तो पुरुष को चाहिए अपनी स्त्री की कभी भी ऐसी इच्छा पूरी ना करे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तीसरी और अंतिम इच्छा ये है, स्त्री की वो इच्छा भी कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके हमारे परिवार में विघटन पैदा हो और हम विनाश के कगार पर पहुंच जाएं और हमारा परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। यदि कोई स्त्री इस प्रकार की इच्छा प्रकट करती है, तो पुरुषों को चाहिए कि अपनी स्त्री की ऐसी हट कभी भी पूरी ना करें। तो प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य ही लिखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।